फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, आज के इस सेशन के अंदर हमने कुल 20 क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्विज और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, खजवा का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था। तो खजवा के युद्ध के बारे में आपको बताना है कि किस किस के बीच में लड़ा गया था। तो देखिए, ये बात चल रही है शाहजहां के शासनकाल से। ठीक है, मुगल साम्राज्य था उस समय के अंदर। शाहजहां जो था वो मुगल बादशाह था। तो देखिए, उसी के शासनकाल में क्या हुआ था कि जो उसके पुत्र थे, जिसके अंदर की दारा शिको, शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब, तो इनके बीच में देखिए उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, तो उन्हीं युद्ध के अंदर से एक ये भी है खजवा का युद्ध। तो ये किसके बीच में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था देखिए शुजा और औरंगजेब के बीच में। ठीक है, शुजा और औरंगजेब के बीच में। और ये जो खजवा नाम की जगह है, ये कहाँ पर है? ये बिहार के अंदर है। और लड़ा कब गया था ये युद्ध? ये 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए कोई अन्य अन्य युद्ध भी थे, जैसे कि बहादुरपुर का युद्ध हो गया, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, अगर निर्णायक युद्ध की बात की जाए तो वो कौन सा युद्ध था? वो था दोराई का युद्ध। ठीक है, जिसे कि हम देवराई के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो जो अंतिम युद्ध था उसमें कौन विजित हो गया था? औरंगजेब विजेता बन गया था। और उसके बाद जो अगला मुगल बादशाह बना था वो कौन बना था? औरंगजेब बना था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कबीर की समाधि स्थित है? आपको बताना है कि जो कबीर का जो स्मारक है, जो समाधि है, वो कहाँ पर है। तो देखिए वो कहाँ पर है? वो है मगहर के अंदर है। ठीक है, तो मगहर कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी की बात हो रही है। और कबीर के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, संत कबीर के बारे में, कि ये देखिए जो निर्गुण और निराकार जो ईश्वर की भक्ति थी, उसके ऊपर ये विश्वास रखते थे। इसके अलावा एक अन्य क्वेश्चन भी आता है इनके बारे में कि अगर पूछा जाए ये किसके समकालीन थे, तो ये किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। ठीक है, सिकंदर लोदी के ये समकालीन थे। कौन? कबीर। सिकंदर लोदी के समकालीन हो गए। इसके अलावा एक बात और भी पूछी जाती है कि जो कबीर के जो उपदेश हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोलते हैं बीजक। तो बीजक हो गया। उसके बाद देखिए, आपको मैंने बता ही दिया कि जो इनका समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? मगहर के अंदर है, यानी कि वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रश्न संख्या 3 कि शिवाजी के मंत्री परिषद में एक पद हुआ करता था जिसका कि नाम क्या था? पंडित राव। तो आपको बताना है कि जो पंडित राव है उस पद का क्या कार्य था। तो देखिए उस पद का काम क्या था? धर्म व दान विभाग का ये अध्यक्ष हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए जो ये शिवाजी की बात चल रही है, तो इनका जो मंत्री परिषद हुआ करता था उसको किस नाम से जानते थे? देखिए अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पद था वो कौन सा हुआ करता था? पेशवा। और पेशवा क्या था? राजा के बाद दूसरा पद हुआ करता था। इसके अलावा देखिए अन्य पद की अगर बात करें तो एक होता था अमात्य। अमात्य कौन होता था? वित्त विभाग से संबंधित था। जैसे कि आजकल वित्त मंत्री होता है, तो उसी समय काल में मंत्री परिषद के अंदर अमात्य क्या होता था? वित्त मंत्री होता था। तो ये याद रखेंगे आप। बस यही पूछा जा सकता है कि शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था वो किस नाम से जाना जाता था? अष्ट प्रधान के नाम से। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि तीसरे पानीपत के युद्ध में जाट शासक सूरजमल की क्या भूमिका थी? अब बात हो रही है पानीपत के युद्ध के बारे में। तो देखिए पानीपत के जो युद्ध है ना वो 3 लड़े गए हैं। एक तो लड़ा गया है 1526 ईस्वी में। जो दूसरा युद्ध था वो लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। और तीसरा युद्ध जिसके बारे में अभी बात हो रही है, ये लड़ा गया था 1761 ईस्वी के अंदर। तो 1526 में जो युद्ध लड़ा गया था वो देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। इसमें बाबर जीत गया था। उसके बाद जो 1526 का जो दूसरा युद्ध है पानीपत का, ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। इसमें अकबर विजेता था। अब तीसरे युद्ध की बात करें 1761 वाला, तो ये किसके बीच में लड़ा गया था? अफगान शासक था एक तो अहमद शाह अब्दाली, और दूसरी तरफ कौन थे? मराठे थे। ठीक है, तो मराठों में जो नेतृत्व करता था वो कौन था? सदाशिव राव भाऊ था। ठीक है, सदाशिव राव भाऊ हो गया। और उसके अलावा जो सेनापति की बात करें तो वो था विश्वास राव। तो युद्ध के अंदर अहमद शाह अब्दाली की जीत हो जाती है और ये दोनों मारे जाते हैं, सदाशिव भी और विश्वास राव भी। तो ये तो हो गई बात पानीपत के तीसरे युद्ध की। तो यहाँ पर लेकिन बात किसकी चल रही है? राजा सूरजमल की।
तो अगर इनका योगदान देखा जाए तो देखिए इन्होंने क्या किया था, युद्ध में किसी किस्म का कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये युद्ध में अलग रहे थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। तो वैसे कहा जाता है कि इन्होंने जैसे वादा किया था मराठों से सहायता देने का, लेकिन बाद में जो उचित समय पर उनको सहायता प्रदान नहीं की थी। ये हो गया। इसके अलावा देखिए जाट शासक जो सूरजमल, इनके बारे में एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि जो भरतपुर रियासत है राजस्थान के अंदर, भरतपुर, तो उसकी रियासत की स्थापना किसने की थी? जाट शासक सूरजमल के द्वारा ही की गई थी। तो समझ गए इसके बारे में कि युद्ध से क्या रहे थे, ये दूर रहे थे, किसी प्रकार का कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगर बात की जाए कि किसने सहयोग किया था, तो देखिए जो अवध का नवाब है ना, सुजाउदौला, उसने क्या किया था, अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था इस युद्ध के अंदर। मराठे पराजित हो गए थे। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि बंगाल में किस नवाब ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तित की? तो देखिए उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, प्लासी के युद्ध के बारे में। तो प्लासी के युद्ध जो था उसमें आपको पता है कि क्या हुआ था, जो सिराजुद्दौला है उसकी हार हो गई थी। सिराजुद्दौला के बाद जो बंगाल का नवाब था वो किसको बना दिया था अंग्रेज़ों ने? मीर जाफ़र को। फिर मीर जाफ़र उनको उनके मन मुताबिक काम नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने क्या किया था कि मीर कासिम को वहाँ का नवाब बना दिया। अब मीर कासिम जब नवाब बना तो देखिए वो अंग्रेज़ों की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता था। तो उसने क्या किया था, जैसे ही वो नवाब बना तो अपनी राजधानी को उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर में ट्रांसफ़र कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि ताकि अंग्रेज़ों के नियंत्रण से वो बाहर निकल सके। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा हस्तक्षेप करते थे अंग्रेज़ मुर्शिदाबाद में, तो राजधानी मुंगेर ले गया। इसके अलावा उसने देखिए और क्या क्या किया था कि अपनी सेना को उसने यूरोपीय तरीके से ट्रेनिंग देनी प्रारंभ की और अपने एरिया के अंदर कारखाने वगैरह की स्थापना की, हथियार बनाने वगैरह वहाँ पर प्रारंभ किए, ताकि अंग्रेज़ों से कोई मुठभेड़ हो जाए तो उनसे निपटा जा सके। इसके अलावा देखिए जब आपने वो पढ़ा था मुग़ल बादशाह फारुखशियर के बारे में 1717 में, इसके अलावा जो हमारी क्लास है देखिए जो अंग्रेज़ों का भारत में आगमन, वो पढ़ी हो, तो उसमें आपको पता होगा कि 1717 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो मुग़ल बादशाह था जिसका कि क्या नाम था, फारुखशियर, उसने अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए कुछ विशेष सुविधाएं जो है मुहैया करवाई थी। जिसके अंदर क्या था कि उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर टैक्स फ्री व्यापार की अनुमति दे दी गई थी। तो इस मीर कासिम ने क्या किया था, जो अनुमति फारुखशियर ने दी थी अंग्रेज़ों को, तो उस अनुमति को इसने कैंसिल कर दिया, उसके ऊपर रोक लगा दी। तो इस रोक लगाने के नतीजन क्या हुआ था कि जो अंग्रेज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे और उसका नतीजा क्या हुआ कि 1764 ईस्वी के अंदर बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो ये बक्सर के युद्ध का कारण बनता है। ठीक है, ये सब जो मैंने आपको बताया। अब बक्सर के युद्ध की अगर बात की जाए तो एक तरफ तो देखिए कौन हो गया, मीर कासिम, और उसकी सहायता कौन कर रहा है उस समय के अंदर, जो मुग़ल बादशाह था जिसका कि क्या नाम था, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय उसकी सहायता कर रहा है। उसके अलावा जो अवध का नवाब जो सुजाउदौला था उसने भी सहायता की थी। लेकिन नतीजा क्या निकला कि ये तीनों ही परास्त हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस युद्ध के अंदर, बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना है उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो कर रहा था कौन, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो उसका नेतृत्व कर रहा था, जीत गए। तो ये हो गया इसके बारे में। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 कि कर्नाटक का रत्न किस शहर को कहा जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, किसको कहा जाता है, मैसूर को कहा जाता है। अब ठीक है, मैसूर की स्थापना के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए आपको पता है कि 1565 में क्या हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध के बाद जो विजयनगर साम्राज्य है वो बुरी तरह से बिखर गया था। तो उसी के बाद क्या हुआ था कि जो वाडियार वंश था वहाँ पर कोई, तो उसने क्या किया था, मैसूर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और मैसूर राज्य के बारे में भी याद रखेंगे। इसके दो जो है प्रमुख शासक हुए थे जिनका कि नाम क्या था, एक तो हैदर अली, आपने पढ़ा होगा हैदर अली के बारे में, और दूसरा टीपू सुल्तान। तो इनके और अंग्रेज़ों के बीच में 4 युद्ध लड़े गए थे जिनको कि आंग्ल या मैसूर युद्ध कहा जाता है। जो चौथा युद्ध हुआ था ना उसके अंदर जो टीपू सुल्तान है वो मारा जाता है। उसके बाद जो मैसूर है इस पर किसका अधिकार हो जाता है, अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर एक पुस्तक का नाम आपको दिया गया है कि जो पद्मावत है, ठीक है, पद्मावत पुस्तक है, इसके रचयिता के बारे में पूछा जा रहा है। तो पद्मावत के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इस पुस्तक के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी है और प्लस में जो चित्तौड़ की महारानी है जिसका क्या नाम था, पद्मावती, उन दोनों के बारे में ये स्टोरी है। ठीक है, पद्मावत। तो पद्मावत का जो रचयिता है वो कौन है, एम जायसी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी।
डी आंसर हो गया मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी वो किसके समकालीन है, तो किसके समकालीन है, शेर शाह सूरी के समकालीन है, ठीक है। और जो मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ से संबंध रखते हैं, यूपी से, उत्तर प्रदेश से, तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो ये देखिए जब जो हमारी क्लास है, जो वीडियोज़ हैं, उसके अंदर एक जब लोधी वंश के बारे में पढ़ाया गया तो है सिकंदर लोधी के बारे में। तो सिकंदर लोधी ने क्या किया था, आगरा शहर की स्थापना की थी। बात है देखिए 1504 ईस्वी में इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की। उसके बाद 1506 ईस्वी में जो आगरा है उसको अपनी राजधानी बना लिया था। किसने, सिकंदर लोधी ने। इसके अलावा देखिए सिकंदर लोधी ने और क्या किया था कि एक गज ए सिकंदरी चलाया था। गज ए सिकंदरी नापने की इकाई थी। एक जो गज ए सिकंदरी है वो 30 इंच के बराबर हुआ करता था। इसके अलावा देखिए बाबर ने भी एक यही चलाया था, उसका नाम क्या था, गज ए बाबरी। गज ए बाबरी बाबर ने और गज ए सिकंदरी सिकंदर लोधी के द्वारा चलाया गया था। इसके अलावा देखिए इसके समय काल में क्या हुआ था, एक आयुर्वेद का ग्रंथ था तो उसका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया था इसके सिकंदर लोधी के द्वारा। इसका क्या नाम था, फरहंग ए सिकंदरी। तो ये इसने काम करवाया था अपने शासनकाल में। और अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि इसके समकालीन कौन था, जो कबीर के बारे में बात की थी, संत कबीर के बारे में, तो इनके समकालीन था किसके, सिकंदर लोधी के। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि अंग्रेज़ों की जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने भारत के अंदर अपनी पहली जो है व्यापारिक कोठी वो कहाँ पर स्थापित की। तो देखिए अंग्रेज़ों की जो ये कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी के अंदर हुई थी। जो इनकी महारानी है एलिजाबेथ फर्स्ट, उसके द्वारा ये स्थापना की गई थी। और इसको व्यापार की अनुमति दी थी कि भाई इस साइड में आप व्यापार कर सकते हैं। और 15 साल के लिए इनको व्यापार की अनुमति मिल गई थी। उसके बाद यहाँ पर आकर इन्होंने व्यापार करना प्रारंभ किया था। तो शुरू में क्या था, ये छूट-फूट व्यापार करते रहे। उसके बाद देखिए 15, ये बात चल रही है 1608 ईस्वी में एक इंग्लैंड से एक व्यक्ति को भेजा जाता है जिसका नाम क्या था, सर टॉमस रो। तो टॉमस रो जो है वो जहांगीर के दरबार में आया था और उसको कहाँ की अनुमति दी गई थी, सूरत की। तो सूरत में पहली फैक्ट्री लगाने की इनको अनुमति दी गई 1608 में। उसके बाद देखिए 1608 में यहाँ सूरत की अनुमति मिल गई। उसके बाद काम चल रहा है फैक्ट्री का। कुछ समय के बाद क्या था, इस फैक्ट्री की जो अनुमति थी वो कैंसिल कर दी गई थी, लेकिन बाद में ये फिर से दे दी गई। तो अंत में क्या हुआ था कि 1613 के अंदर ये सूरत की फैक्ट्री बनकर तैयार हुई थी। लेकिन इसी बीच क्या हुआ था, देखिए 1611 ईस्वी में इनकी एक दूसरी फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम, तो वो फैक्ट्री बनकर तैयार हो चुकी थी 1611 में। तो पहली कौन सी मानी जाएगी, सूरत वाली मानी जाएगी, ठीक है। वो क्योंकि बनना पहले प्रारंभ हुई थी, हालांकि बनी लेट थी, लेकिन फर्स्ट कौन सी हुई, सूरत वाली। अगर पूछ ले कि पहली बनकर कौन सी तैयार हुई थी, तो वो कौन सी हुई थी, मसूलीपट्टनम। तो ये इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए प्रश्न संख्या 10 कि अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत के लिए नया समुद्री मार्ग ढूंढने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, अब इसको, ये जो यूरोपियन कंट्री है इनको। तो देखिए प्राचीन समय में क्या था, जैसे मान लीजिए ये हो गया भारत है, यहाँ पर भारत हो गया। उसके बाद देखिए पाकिस्तान साथ में ही, पाकिस्तान हो गया, उसके बाद अफगानिस्तान, ये दूसरे कंट्री इराक ईरान वगैरह हो गए। बाद में क्या हो गया, तुर्की। तुर्की के बाद में क्या हुआ, ये हो गया यूरोपियन क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये नीचे अफ्रीका महाद्वीप। तो देखिए पहले क्या था कि सामान जो है वो यहाँ से होते हुए जाया करता था स्थल मार्ग से, ठीक है। लेकिन आपने पढ़ा होगा उस चैप्टर के अंदर कि बाद में क्या था, यहाँ पर जो कुस्तुनतुनिया एक क्षेत्र था जिसके ऊपर की जो टर्की के अंदर एक नया साम्राज्य बना था, उस्मानिया साम्राज्य, उसने अपना अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद क्या हुआ, ये जो मार्ग था इसके ऊपर उस्मानिया साम्राज्य का अधिकार हो गया, यानी कि अरबों का अधिकार हो गया। उसके बाद वो देखिए मन मुताबिक कर लगाने लगे, चुंगी वगैरह लेने लगे, बहुत महंगे दाम पर ये सब होने लगा। उसके अलावा फिर उन्होंने ये व्यापार का रास्ता छोड़ दिया। उसके बाद क्या था कि समुद्र मार्ग से होते हुए जो ये अरब कंट्री है ना, तो यहाँ सऊदी अरब वगैरह यहाँ से होते हुए जाने लग गए वो। जब एक ही मार्ग था तो इन्होंने भी लगान की दरें, जो कर की दरें थी, चुंगी की करें, वो बहुत ज़्यादा ऊंची कर दी।
उसके बाद क्या हुआ था कि इनको नए एक रास्ते की तलाश इन्होंने खोजनी प्रारंभ की, जिससे क्या किया जा सके भाई, डायरेक्ट ही व्यापार किया जा सके। तो उसी के चलते क्या हुआ था, जो पुर्तगाल है ना, वहाँ से एक यात्री ने, वास्को डी गामा नाम था ना, 1498 ईस्वी में क्या किया था, यहाँ से वो आया था अफ्रीका के नीचे होते होते और यहाँ कालीकट तट पर पहुँच गया था। तो इस तरह से उन्होंने खोज की थी। तो ये खोज क्यों की थी, कारण आप समझ गए, क्योंकि ये जो पुराने मार्ग थे ना, यहाँ पर क्या था, जो अरब व्यापारी थे उनका क्या था, एकाधिकार था। ये व्यापार जो मार्ग जो थे उनके अधीन थे, और यहाँ पर क्या करते थे, वो अनेक प्रकार की बाधाएं डालते थे। तो ये कारण रहा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है कि पुर्तगालियों ने भारत में अपना प्रथम वायसराय जो कब भेजा था, 1505 ईस्वी में, उसका नाम क्या था। तो भारत में सबसे पहले कौन आया था, देखिए वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में, लेकिन ये कोई वायसराय नहीं था। जो पहला वायसराय आया था वो कब आया था, 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक, और उसका नाम क्या था, बी ऑप्शन, ठीक है, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा पहला इनका गवर्नर था। अगर इसके बारे में पूछा जाए कि इसने देखिए कोई एक नीति चलाई थी, इसका क्या नाम था, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। और ये किस लिए थी, जो ये हिंद महासागर का क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या था, मैंने बताया अरब व्यापारी थे, उनका अधिकार था। तो हिंद महासागर के क्षेत्र पर अपना अधिकार कायम करने के लिए इसने क्या किया था, ये ब्लू वाटर की पॉलिसी लेकर आया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसके शासनकाल में क्या हुआ था कि जब अरब ये हिंद महासागर के अंदर इसका हस्तक्षेप काफ़ी बढ़ गया था, तो जैसे मिस्र हो गया, मिस्र, गुजरात, और इसके अलावा देखिए तुर्की, इन तीनों ने मिलकर जो संयुक्त सेना थी पुर्तगालियों पर आक्रमण किया। लेकिन पुर्तगालियों ने क्या किया था, इन पर जीत हासिल कर ली और दीव पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, उस समय गवर्नर किसकी बात चल रही है, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा की। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष जो 1929 है, उस समय के अंदर देखिए एक सेशन आयोजित हुआ था लाहौर के अंदर। तो आपको बताना कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आईएनसी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। अब इस बारे में आपको बता देता हूँ कि ये जो सेशन था, इसको किस नाम से अन्य नाम से जाना जाता है, इसको महाविभाजक भी कहा जाता है, महाविभाजक अधिवेशन भी कहा जाता है। क्योंकि 1929 से पहले के जितने भी आईएनसी के अधिवेशन हुए, उन सब के अंदर कांग्रेस की मांग क्या रहा करती थी कि भाई स्वराज की मांग थी, लेकिन किसके अधीन रहकर, अंग्रेज सरकार के अधीन रहकर ही मांग थी। लेकिन 1929 में क्या हुआ था कि इनकी जो दिशा थी स्वराज की दिशा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। इन्होंने किसकी मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी कि भाई हमें स्वराज चाहिए पूरा, किसी भी अंग्रेजी सत्ता के अधीन रहकर नहीं, खुद के बलबूते पर। तो पूर्ण स्वराज्य की यहाँ पर मांग की गई थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सेशन है, यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्ण स्वतंत्रता पाने के लिए। तो किस लिए प्रसिद्ध है ये लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की यहाँ पर मांग की गई थी। इसके अलावा देखिए और क्या हुआ था यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए घोषणा और भी हुई थी कि जो 26 जनवरी का दिन है वो किस तरीके से बनाया जाया करेगा, हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया जाएगा। यहाँ पर यह घोषणा की गई। इसके अलावा देखिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसके बारे में भी प्रस्ताव पारित किया गया था इस सेशन में। ठीक है, ये सब घटनाएं आप याद रखेंगे जो कि शासनकाल इसमें अधिवेशन में हुई थी। तो नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने एक पुस्तक का नाम दिया गया है बहुविवाह इस पुस्तक की रचना की। तो ये किसके द्वारा की गई थी, देखिए ये की गई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आपको पता है कि ये देखिए किसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए थे। एक तो स्त्री शिक्षा के बारे में, उसके अलावा एक विधवा विवाह के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। और विधवा विवाह के क्षेत्र में इतना काम किया था कि उसी का नतीजा क्या निकला था कि 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, इन्हीं के प्रयासों के चलते। और पारित किया किसके समय काल में हुआ था ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के बारे में अन्य एक पर्सन भी पूछा जाता है कि 1857 की जो क्रांति हुई उस समय वायसराय जनरल कौन था ये, तो लॉर्ड कैनिंग के समय काल में ही हुई थी 1857 की क्रांति। तो ये याद रखेंगे आप। इसके अलावा देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कलकत्ता के अंदर एक कॉलेज है, ठीक है, जिसका क्या नाम है, बैथुन कॉलेज की इन्होंने क्या की थी, कलकत्ता के अंदर स्थापना की थी। तो ये किसके बारे में हो गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में।
बढ़ते हैं आगे। देखिए 14th क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार या जनसंहार की घटना घटी। तो देखिए किसके बारे में बात हो रही है, ये हो रही है रोलेट एक्ट के बारे में। आप सबको पता है कि जिसका कारण क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और कब हुआ था, 1919 की ये घटना है। अब देखिए रोलेट एक्ट क्या था कि एक ऐसा एक्ट था, इसमें क्या था कि किसी के ऊपर भी डाउट के आधार पर, अगर किसी पे खाली संदेह मात्र है तो उसके आधार पर भी क्या है, किसी व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसी के चलते क्या हुआ था कि पंजाब वाले क्षेत्र में देखिए एक तो था डॉक्टर किचलू, सैफुद्दीन किचलू, और एक डॉक्टर सत्यपाल। तो इनको क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है इसी एक्ट के जरिए। तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में ही जो जलियांवाला बाग है ना, वहाँ पर बैसाखी वाले दिन एक आम जनसभा का आयोजन किया गया था, ठीक है, इनके विरोध में, गिरफ्तारी के विरोध में। तो जो वो सभा है वो देखिए शांतिपूर्वक तरीके से चल रही थी, लेकिन उसी समय क्या हुआ था कि जो जनरल डायर है ना, वो वहाँ पर पहुँच जाता है और गोली चलाने का आदेश दे देता है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो ये घटना थी, इसकी याद रखेंगे आप, ठीक है, द रोलेट एक्ट से संबंधित घटना है। अब नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। अब देखिए ये चीज़ पर आप ध्यान दीजिए, भारत के अंदर, ठीक है, भारत में। अब जो देखिए गांधी का जो पहला सत्याग्रह था ना, वो कब हुआ था, 1907 की बात है, और साउथ अफ्रीका के अंदर किया था। लेकिन यहाँ पर क्लियरली पूछा गया है कि भारत के अंदर, तो ये किया गया था देखिए चंपारण के अंदर किया गया था। और चंपारण कहाँ पर है, बिहार के अंदर है। क्यों किया गया था, ये किया गया था, 3 कठिया एक व्यवस्था हुआ करती थी, तो उसके विरोध में किया गया था, ठीक है। नील की खेती से संबंधित है ये 3 कठिया प्रथा। इस प्रथा के अंदर क्या हुआ करता था कि किसी व्यक्ति के पास जो ज़मीन है उसके ऊपर 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य ही अनिवार्य है, ठीक है। अंग्रेज क्या करते थे, खेती अनिवार्य कर रखी थी नील की। अब नील की वजह से क्या है, जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति थी वो ख़त्म हो जाती थी। अगर कोई नील की खेती नहीं करना चाहता तो वो भी, भाई था, इन्हें सुविधा दे रखी थी कि नहीं करना तो मत करो, लेकिन कोई एक निश्चित रकम बांध रखी थी काफ़ी मोटी कि भाई लगान इतना ये कर के रूप में देना होगा, उसके बाद आप इस से छुटकारा पा सकते हो नील की खेती से। लेकिन वो रकम भी काफ़ी बड़ी थी, वो कोई नहीं चुका पाता था। तो इसी से परेशान होकर जो चंपारण का एक वही नौजवान, जिसका क्या नाम था, राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल क्या था, ये गांधी जी को बुलाकर लाता है चंपारण के अंदर। फिर क्या है, यहाँ पर सत्याग्रह किया गया और लास्ट में क्या होता है, गांधी जी ने जीत हासिल कर ली थी, ठीक है। जो 3 कठिया प्रथा वगैरह ये समाप्त हो गई थी, नील वगैरह खेती अनिवार्य नहीं रह गई थी। तो ये गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था, चंपारण, जो कि कब किया गया था, 1917 की बात है, ठीक है। वैसे पहला पूछे तो 1907 में साउथ अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 कि भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता का जनक किसको कहा गया है। तो ये किसको कहा गया है, राजा राम मोहन राय को, ठीक है। अब राजा राम मोहन राय है, तो राजा राम मोहन राय का जो ओरिजिनल नाम है वो तो राजा यही है, राम मोहन। जो राजा है वो इनकी उपाधि है, जो किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी, ठीक है। उस समय काल में जो भी मुगल बादशाह था अकबर द्वितीय, उसके द्वारा दी गई थी। अब अकबर सेकंड का काम करवाने के लिए ही, इनका कोई पेंशन का मामला था, उसी के चक्कर में ही राजा राम मोहन राय कहाँ गए थे, इंग्लैंड के अंदर गए थे। और वहीं पर क्या है, 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो राजा राम मोहन राय है, इनका मकबरा, या मकबरा नहीं, समाधि कहाँ पर है, तो वो इंग्लैंड के अंदर है, ठीक है, प्रिस्टन नाम की जगह वहाँ पर है। तो ये याद रखना आप उनके बारे में। और देखिए इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, जैसे कि संवाद कौमुदी हो गई एक, तो एक अखबार था इनका फारसी भाषा के अंदर, जिसका क्या नाम था, मिरातुल अखबार था। एक देखिए इनकी इंग्लिश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो कि पूछी जाती है, मैगजीन है, ब्रह्मनिकल मैगजीन, ठीक है, इंग्लिश भाषा में थी। और कौन निकालता था, ये राजा राम मोहन राय। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे, सबसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 17 कि निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था। तो ये आपने हमारी क्लास पढ़ी होगी, अंग्रेजों का भारत में आगमन, उससे है ये क्वेश्चन। तो देखिए क्या हुआ था कि 1639 की घटना है। तो इस समय क्या हुआ था, जो चंद्रगिरी का शासक था ना, यहाँ पर चंद्रगिरी का जो शासक था, उसने क्या किया था, जो मद्रास है वो अंग्रेजों को लीज पर दे दिया था, पट्टे पर दे दिया था। यानी कि एक निश्चित रकम के बदले इतने साल के लिए किसी चीज़ को दे देना, क्या बोलते हैं, लीज पर दे दिया।
अब मद्रास के अंदर ही क्या किया था, जो अंग्रेज है उन्होंने अपना पहले फोर्ट का निर्माण किया था, और वो कौन सा था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और देखिए यहाँ से ये क्या करते थे कि यहाँ पर जैसे फोर्ट सेंट जॉर्ज हो गया, यहाँ पर निर्माण कर दिया, तो ये जो तट है ना भारत का, ये क्या कहलाता था, कोरोमंडल। तो कोरोमंडल तट पर नियंत्रण रखने का ये काम किया करते थे अंग्रेज यहाँ से। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की है। अब देखिए जो इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है ना, इसको अन्य नाम क्या है, किस नाम से भी जाना जाता है, इसको प्रयाग प्रशस्ति भी बोला जाता है, प्रयाग प्रशस्ति। और ये किसने लिखी थी, ये हरिसेन ने। ठीक है, हरिसेन ने लिखी थी, और इस पर किसकी प्रशंसा की है उन्होंने, समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है। तो ऑप्शन सी राइट हो गया, समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त से एक अन्य प्रश्न भी आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है, तो वो किसने कहा है, डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर स्मिथ ने कहा है। ठीक है, वैसे देखिए कहने में तो 20 क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप सबको मिलाकर देखेंगे, जो फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं, तो 50-60 क्वेश्चन के आसपास बैठेंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 19 कि फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं आप टिक कर दो एनी बेसेंट या फिर बाल गंगाधर तिलक, दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। और ये भारत के अंदर नहीं की गई थी, ये कहाँ पर की गई थी, इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, ये याद रखना, इंग्लैंड के अंदर की गई थी। और स्थापित करने का उद्देश्य क्या था कि देखिए भारतीयों द्वारा भारत के लिए भारतीयों की सरकार, यानी कि पूर्ण स्वशासन के लिए स्थापित किया गया था। और इसी के लिए देखिए बाद में क्या हुआ था, इंडिया हाउस की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, इंडिया हाउस। और ये कहाँ पर था, इंग्लैंड के अंदर। तो यहाँ से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन होता था, वीडी सावरकर वगैरह ये इनसे ही जुड़े हुए थे। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। तो ये इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो देखिए कि निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया। अगर ये नारा आपसे पूछा जाए कि इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए, तो किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। अब यहाँ पर लेकिन संस्था दी गई है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो स्वामी दयानंद सरस्वती इनके बारे में आप कई चीज़ें बता देता हूँ, याद रखेंगे कि एक तो इनको क्या कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है, मार्टिन लूथर कहा जाता है भारत का। उसके अलावा देखिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, 1875 के अंदर की थी। और इन्होंने ये भी कहा था कि सत्य जो है वो केवल किसके अंदर निहित है, वेदों में निहित है। और वेदों से ही देखिए एक और है कि बहुत ही मशहूर है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये भी किसने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके अलावा इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था, यानी जो लोग ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके हैं उनको दोबारा से हिंदू धर्म के अंदर दीक्षित किया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।